आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, एक जगह से दूसरी जगह जाने पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदलता है, क्या यह समय के साथ भी बदलता है? यदि हाँ तो कितने समय अंतराल पर इसमें पर्याप्त परिवर्तन होते हैं? ठीक है, यहाँ पर प्रश्न ए में हमें क्या बोल रहा है कि जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता है। ठीक है, यह बात की सिद्धि किस बात से होती है कि क्या होता है, जो चुंबकीय कंपास होता है, अगर हम लोग इस कंपास को क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न जगहों में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो विभिन्न विभिन्न जगहों में हम लोग को जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या प्राप्त होती है, भिन्न भिन्न प्राप्त होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, दूसरी जगह पर बदलती है। और हाँ, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि हाँ, यह समय के साथ भी क्या होती है, बदलती है। क्योंकि कितने समय अंतराल पर बदलती है, इस बात का हमें पता क्या चलता है। देखिए क्या होता है कि यह बदलती तो है समय के साथ, दिन में भी बदलती है, प्रतिदिन भी बदलती है, वार्षिक भी बदलती है और हजारों वर्षों में भी बदलती है। ठीक है, दीर्घकालिक परिवर्तन भी होते हैं, परंतु इसका जो पता चलता है वह दीर्घकालिक परिवर्तनों के द्वारा ही पता चलता है। लगभग 960 वर्षों के बाद क्या होता है, 960 वर्षों के बाद जो पृथ्वी का अक्ष है, ठीक है, वह पृथ्वी का अक्ष जो है वह क्या हो जाता है, 17 अंश के कोण पर घूम जाता है। ठीक है, इस प्रकार हजारों वर्षों के बाद, मतलब 960 वर्षों के बाद ही हमें इसका जो इतने पर्याप्त परिवर्तन के बारे में पता चलता है। ठीक है, और ये जो परिवर्तन है वह किसके ऊपर निर्भर करते हैं, यह दिक्पात कोण, नति कोण तथा यह पृथ्वी के क्षैतिज घटकों के ऊपर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पर्याप्त परिवर्तन हम लोगों को 960 वर्षों में पता चल रहा है। अब हम अपने प्रश्न बी पर आते हैं। तो प्रश्न बी में बोल रहा है कि पृथ्वी के क्रोड में लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी भूगर्भ शास्त्री इसकी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत क्यों नहीं मानते? ठीक है, तो अपने प्रश्न बी का उत्तर देख लेते हैं कि प्रश्न बी में क्या बोल रहा है कि जो पृथ्वी का क्रोड है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी पृथ्वी बना लेते हैं। पृथ्वी में हमारा बीच में क्या है, पृथ्वी का क्रोड है। इस पृथ्वी पर क्या है, लोहा है, यह ज्ञात है, फिर भी इसको चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि यहाँ पर जो पृथ्वी के क्रोड में जो लोहा उपस्थित है, ठीक है, यह लोहा कैसा है, पिघला हुआ है। ठीक है, क्योंकि यह पिघली हुई अवस्था में है, इस कारण यह लौ चुंबकीय ना होकर किस अवस्था में है, अनुचुंबकित अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, अनुचुंबकीय अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि अनुचुंबकीय अवस्था में इसका जो चुंबकत्व होता है वह क्या होता है, चुंबकत्व जो है वह बहुत ही कम होता है। ठीक है, कम होने के कारण क्या होता है कि कम होने के कारण हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। क्योंकि लौह चुंबकत्व के लिए क्या होता है, लौह चुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकत्व का मान है वह क्या होता है, जो चुंबकत्व का मान अधिक होता है। परंतु यहाँ पर जो लोहा है वह अनुचुंबकीय रूप में उपस्थित होने के कारण, अर्थात पिघला हुआ उपस्थित होने के कारण, इसमें चुंबकत्व कम होने के कारण इसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। किसका स्रोत नहीं मानते, चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत नहीं मानते। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न में आते हैं। तो अगले प्रश्न में सी में क्या बोल रहे हैं हम लोगों को कि पृथ्वी के क्रोड के बाहरी चालक भाग में प्रवाहित होने वाली आवेश धाराएं भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी समझी जाती है। इन धाराओं को बनाए रखने वाली बैटरी ऊर्जा स्रोत क्या हो सकती है? अर्थात प्रश्न में हमें ये बोल रहा है कि पृथ्वी के क्रोड के बाहरी भाग में, ठीक है, जो आवेश धाराएं हैं, ठीक है, वो भूचुंबकीय क्षेत्र के लिए उत्तरदायी है। अर्थात यहाँ पर ये जो पृथ्वी का क्रोड का ये जो है वह क्या है, बाहरी भाग, यह क्या है, पृथ्वी का वायुमंडल है। ठीक है, इस वायुमंडल में क्या होती है, यह जो वायुमंडल होता है यह सूर्य से आने वाली विकिरणों को क्या कर लेता है, सूर्य से आने वाली विकिरणों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इन अवशोषित विकिरणों के कारण क्या होता है, जो वायुमंडल है वो क्या हो जाती है, आयनित हो जाती है। ठीक है, यह आयनित वायुमंडली क्या उत्पन्न करती है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। ठीक है, इन विद्युत धाराओं के कारण ही क्या होता है, जो भूचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, भूचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह जो भूचुंबकीय क्षेत्र है वह किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर सूर्य के द्वारा प्राप्त विकिरण को क्या कर रहा है, वायुमंडल जो है वो अवशोषित कर ले रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता बोलते हैं, सक्रियता।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो जो भूचुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति है वो उसकी संभावना किसके कारण होती है? रेडियो सक्रियता के कारण होती है। इस प्रकार से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि यहाँ पर जो रेडियो सक्रियता है, ठीक है, वही क्या है? भूचुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। मतलब भूचुंबकीय क्षेत्र की संभावना किसके कारण उत्पन्न होती है? रेडियो सक्रियता के कारण उत्पन्न होती है। ये हमारे प्रश्न सी का उत्तर हो गया। अब हम प्रश्न डी पर आते हैं। तो प्रश्न डी में हमें क्या बोल रहा है कि अपने 4-5 अरब वर्षों के इतिहास में पृथ्वी अपने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कई बार उलट चुकी होगी। भूगर्भ शास्त्रियों को इतने सुदूर अतीत के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कैसे पता पाते हैं? ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारे भूगर्भ शास्त्री होते हैं वह क्या करते हैं? 4-5 अरब वर्षों के पूर्व के इतिहास के बारे में क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। ठीक है, तो अपने खोजों के द्वारा वो लोग क्या पता लगाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो बी है उसमें किस प्रकार से और कितना परिवर्तन होता है, उस मान को क्या करते हैं? ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार उसके जो पृथ्वी के इतिहास में जा करके वह चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ज्ञात करके वह क्या करते हैं? यहाँ पर पता लगाते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र में की दिशा में कितनी बार परिवर्तन हुआ है और क्या परिवर्तन है। उसके लिए हम लोगों को इतिहास का खोज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न डी का उत्तर हो गया। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न ई पे आते हैं। तो प्रश्न ई में हमें क्या बोल रहा है कि बहुत अधिक दूरियों पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र अपनी द्विध्रुवीय आकृति से काफी भिन्न हो जाती है। ठीक है, कौन से कारक है जो इस विकृति के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, क्या होता है कि प्रश्न ई के उत्तर में हम देख लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी के जो क्रोट के बाहरी भाग में क्या होता है? वायुमंडल होता है। इस वायुमंडल में क्या पाया जाता है? आयन मंडल पाया जाता है। ठीक है, इस आयन मंडल में क्या होती है? जो कण उपस्थित होते हैं, इस आयन मंडल में जो कण उपस्थित होते हैं वो कैसे होते हैं? आवेशित कण होते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने इसके पहले वाले प्रश्न में देखा कि यहाँ पर भूचुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण किसके कारण उत्पन्न होती है? रेडियो सक्रियता के कारण इनकी संभावनाएं पाई जाती है भूचुंबकीय क्षेत्र के कारण, जिसके कारण उनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं? आवेशित कण होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये वायुमंडल क्या होता है? आयनित होता है, इसलिए हम लोग को इसको क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। इन आवेशित कणों के कारण ही जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उनमें क्या होती है? विकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो आवेशित कण क्या है? विकृति के लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में विकृति के लिए उत्तरदायी हैं। क्या है? विकृति के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न ई का उत्तर हो गया। अब हम लोग अपने प्रश्न एफ का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न एफ में हमें क्या पूछ रहा है कि जो अंतर तारकीय अंतरिक्ष में 10⁻³ टेस्ला की कोटि के बहुत ही क्षीण चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या इस क्षीण चुंबकीय क्षेत्र के भी कुछ प्रभावी परिणाम हो सकते हैं? समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर तारकीय आकाश में जो हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है? b बराबर 10⁻³ टेस्ला। यह क्या है? अंतर तारकीय अंतरिक्ष में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अंतरिक्षीय अंतरिक्ष में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का मान है। ठीक है, मान लो किसी भी वृत्ताकार पास के लिए जो उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वह क्या होता है? mv/EB। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो पृथ्वी के मतलब वृत्ताकार पाश की जो त्रिज्या है यह क्या है? r जो है वह त्रिज्या वह किसके ऊपर निर्भर कर रही है? यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के ऊपर निर्भर कर रही है। अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जितना कम होगा उतना क्या होगा? जो वृत्ताकार पाश की त्रिज्या का मान है क्या है? वह उतना ही अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या है? बहुत ही कम है। इस कारण जो यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या है वह क्या हो जाएगी? बहुत ही अधिक हो जाएगी। अर्थात आवेशित कण जो है वह जिस पथ पे घूम रहा है वह उसकी जो त्रिज्या है वह क्या हो जाएगी? बहुत अधिक हो जाएगी। इस कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आवेशित कणों का पथ देख सकते हैं, क्योंकि इसकी त्रिज्या बहुत अधिक होने के कारण आवेशित कणों के पथ का पता लगा सकते हैं। अर्थात कि वो जो मतलब जो पथ है वह क्या है? वृत्तीय पथ है या फिर सरल रेखा है। इस बात का हम लोग क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। परंतु इसके विपरीत अगर हमारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? अधिक होगा तथा जो त्रिज्या है वह क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो हम लोग इस बात का पता नहीं लगाना असंभव हो जाएगा कि आवेशित कणों का पथ क्या है, यह हमें आसानी से पता नहीं चल पाएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कम त्रिज्या वाले चुंबकीय क्षेत्र के लिए कोई प्रभावी परिणाम नहीं होगा, परंतु यहाँ पर अधिक त्रिज्या वाले तथा कम चुंबकीय क्षेत्र वाले आवेशित कणों के लिए जो प्रभाव है वह क्या होंगे? परिणामी होंगे। जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर
आवेशित कणों के पथ का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त होता है। हमने अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कर लिए। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।